हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े हैं 2 दिन लगाकर। ठीक है जी। आज बाबू पहले उनकी मेरिट्स डिमेरिट्स की चर्चा करनी है और फिर मुझे एक नए टॉपिक पर शिफ्ट करना है। टॉपिक का नाम है सिलेक्शन। ठीक है जी। बाबू पहले मेरिट्स और डिमेरिट्स पर चर्चा करूंगा, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। अब वो इंटरनल सोर्सेस में मैंने 2 मेथड पढ़े, वन इज प्रमोशन एंड अदर वन इज ट्रांसफर। ठीक है जी। एक्सटर्नल सोर्सेस में मैंने 10 मेथड पढ़े। कुछ के मैं नाम बोल देता हूँ, कोशिश करता हूँ सबके नाम बोल सकूँ। अब वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कल मैंने पढ़ा था। फैक्ट्री गेट पे नोटिस चिपका होता है, टेम्परेरी एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, वो भी अनस्क्रिप्ट। एंड कैजुअल कॉलर्स, कैजुअली कॉल करी थी। और वो याद है, अनकॉल्ड एप्लीकेंट की एक लिस्ट रहती है मेरे पास, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स की। ठीक है। फिर एड और एड ऑन टेलीविजन, याद आ रहा होगा। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और वेब पब्लिशिंग। मैंने 10 के नाम लिए। ठीक है ना। होपफुली आपको ध्यान है। कुछ रिपीट कराना हो तो बता दो, कुछ भी लगता हो कि शायद मुझे नहीं है ध्यान या मुझे समझ नहीं आया, नहीं तो फिर चलिए रहे आगे। चलो देखते हैं। बाबू मैं सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्सेस पे जा रहा हूँ और इसमें भी पहले डीमेरिट्स का जिक्र कर रहा हूँ। आ जाओ, इसकी डीमेरिट्स निकाल लो। सबसे पहले हेडिंग दिखाई देगी, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एक्सिस्टिंग स्टाफ। देखो बाबू यही हेडिंग है, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। मेरी तरफ देखना, सब सामने देखो बाबू। एक्सटर्नल सोर्सेज की पहली डिमेरिट है डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। लो मैं समझाता हूँ कैसे। एक बात बताना बेटा, सोचो समझ के। बेटा आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, ठीक है। एक प्रिंसिपल है स्कूल में जिसकी एज है 35 ईयर्स, एक वाइस प्रिंसिपल है जिसकी एज है 32 ईयर्स। ठीक है। और 35 ईयर्स की एज में प्रिंसिपल है, अभी 25 साल का करियर है उसके पास। ठीक है। और मान लो उसने करियर पूरा किया 25 साल, 7 साल का हो गया। वाइस प्रिंसिपल ने 25 साल बड़े ईमानदारी से बहुत मेहनत करी, बड़ा लॉयलिटी से ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया। बाबू उसकी एज हो गई है 57 साल, 57 ईयर्स, वो 32 साल का था। आज प्रिंसिपल की विदाई हो गई है, फेयरवेल है, जा रहे हो। वाइस प्रिंसिपल को पूरी होप है कि अगला प्रिंसिपल वो है, पर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा नहीं किया। वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के रास्ते से गए और उन्होंने एक नया प्रिंसिपल लाकर उसके सर पे बिठा दिया। बस मुझे बताओ वाइस प्रिंसिपल की हालात क्या होगी हैं? क्या वो बोल बोल हैं? इतनी तेज बोला, अब क्या कुछ नहीं बोल रहा। अब वो क्या हालात होंगे वाइस प्रिंसिपल के? सर यही होगा ना कि डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। उसे लगेगा यार मैंने इतना लॉयल्टी से, इतना ईमानदारी से 25 साल ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया। बाबू ये तो मानते हो ना, अब उसका चांस खत्म हो चुका है, 57 साल की एज है। अब शायद उसको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा प्रिंसिपल बनने का। तो बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से ना ज्यादातर इंटरनल स्टाफ आपका डिससेटिस्फाई हो जाता है, आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ बड़ा डिससेटिस्फाई नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का, ताकि दिक्कत ना रहे। अगर फिर एक्सपेरिमेंट पोस्ट कर देना बस। चलो जी। बाबू डीमेरिट्स में बची हुई 2 बातें और समझ लो बेटा। यहाँ दूसरी डीमेरिट लिखी होगी कॉस्टली प्रोसेस और तीसरी लिखी होगी लेंथी प्रोसेस। ठीक है ना। एक हेडिंग है कॉस्टली प्रोसेस, एक हेडिंग है लेंथी प्रोसेस। मेरी तरफ देखना बाबू, इंटरनल में ही एक मेरिट बनेगी इन्हीं दोनों से, बिल्कुल इन दोनों की अपोजिट। बाबू यहाँ लिखा हुआ है कॉस्टली प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस, यहाँ पर मेरिट बोलूंगा सिंपल एंड इकोनॉमिकल। मैं दोनों बातें साथ साथ खत्म कर रहा हूँ, आराम से सुनो। बाबू इसने बोला एक्सटर्नल सोर्सेस कॉस्टली होते हैं,
उस दिन मैंने भी हिंट दिया था आपको कि जनरली अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल सोर्सेस महंगे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से स्टाफ लाने पर खर्चा करना पड़ता है बेटा। चाहे आप एड को सोचो, चाहे आप एड ऑन टेलीविजन को सोचो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सोचो, चाहे बाबू आप प्लेसमेंट एजेंसी हो, बाबू ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी को भी लेकर आओगे खर्चा करके लाओगे, ठीक है ना। बस एक आध एक्सेप्शन है, याद है कैजुअल को अगर एक्सेप्शन था इस चीज का, ठीक है बाबू। यहाँ पर एक और बात लिखी है, लेंथी प्रोसेस, खाली कॉस्टली नहीं है ये, लेंथी भी है। क्यों बाबू, मैंने अपनी वैकेंसी को अगर ढंग से एडवर्टाइज किया तो कम से कम बेटा 50 से 60 लोग आएंगे एक जॉब को लेने के लिए। मान लो मेरे पास एक टीचर की पोस्ट ही वैकेंट है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल, मुझे अकाउंट्स पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए और मैंने अपनी वैकेंसी को ढंग से एडवर्टाइज किया। कितने टीचर आएंगे आपको पता है आज की तारीख में? 60 टीचर आ गए मेरे पास। अब एक बात बताओ, इनमें से किसका सिलेक्शन करो? मुझे उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सबके टेस्ट कंडक्ट करो, सबके रिटर्न टेस्ट लो, सबका इंटरव्यू लो। सर लेंथी प्रोसेस है क्या नहीं है? तो महंगा भी है और बाबू एक लेंथी प्रोसेस से भी मुझे जाना पड़ेगा। जबकि अगर आप इंटरनल सोर्सेस में हो तो वो है सिंपल एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता और सिंपल मतलब लेंथी का बिल्कुल अपोजिट टर्म, कि कोई प्रोसेस भी नहीं फॉलो करना। क्यों? इधर देखना, एक टीचर मेरे यहाँ 11 12 BST पढ़ाता है और ट्यूशन में अपनी अकाउंट्स भी पढ़ाता है और उतनी क्वालिफिकेशन उतनी एक्सपीरियंस के साथ है जितना मुझे चाहिए। मेरा अकाउंट्स का टीचर चला गया। एक तो रास्ता था एक्सटर्नल सोर्सेस, एक था इंटरनल। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कल से तो अकाउंट्स पढ़ाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने कितने पैसे खर्च करे इस बात को बोलने में? जीरो। इकोनॉमिकल, मैंने उसका कोई इंटरव्यू कंडक्ट करा, कोई रिटन टेस्ट, कोई टेस्ट, सिंपल। तो इंटरनल सोर्सेस सिंपल एंड इकोनॉमिकल है, मैंने एग्जांपल देकर बताया। एक्सटर्नल सोर्सेस कॉस्टली और लेंथी है। समझ में आई बात? तीनों डिमेरिट क्लियर? बढ़ जाए आगे। एक्सटर्नल की मेरिट निकाल लो बाबू। एक्सटर्नल की 4 मेरिट्स नोट में लिखी हुई हैं, नोट्स में बाबू। मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस कराने मेरिट्स में, मैं बता दूंगा कौन सी हेडिंग चेंज करानी। पहले बी मेरिट्स में क्या कॉस्टिंग दे रखा होगा नेक्स्ट पेज पर? अरे मतलब ही नहीं, ऐसा थोड़ी यार। रहते पड़े मेरे को नोट्स में, यही तो हूँ, मैंने का मतलब ही नहीं ऐसी बात का। तो मुझे ये भी पता था पेज पलट के दिया हुआ कसम से, और मैंने सालों से नहीं देखे नोट्स, मेरे को तब भी पता था पेज पलट के दिया हुआ। आओ सामने देखना बाबू, मैं ना हेडिंग्स में कुछ चेंज कराऊंगा, आप मेरी तरफ देखना बेटा। पहली हेडिंग लिखी गई होगी, क्या लिखी गई है? क्वालिफाइड पर्सोनल। और थर्ड हेडिंग शायद लिखी गई होगी फ्रेश टैलेंट, ठीक है बाबू। पहली हेडिंग को ना ऐसे कर दो, लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल, लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल, और थर्ड हेडिंग को फ्रेश टैलेंट ही लिखे रहने दो। और अब मेरी तरफ देखना और आराम से समझने की कोशिश करना। इधर देखना बाबू, एग्जाम्पल को वैसे ही रखते हैं जैसे इतने दिन से करा रहा हूँ बाबू। 9 10 मेरे स्कूल में एक टीचर SST पढ़ाता है, ठीक है। वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आया था जब वो 28 साल का था, ठीक है। आज पढ़ाते पढ़ाते उसको 22 साल हो चुके हैं, 50 उसकी एज है और 9 10 SST पढ़ाता है, ठीक है। और मेरे यहाँ एक 11 12 पढ़ाने वाला इकोनॉमिक्स का टीचर था, जॉब छोड़कर चला गया, ठीक है। मान लो, अगर मान लो मैं उस 9 10 SST पढ़ाने वाले टीचर को कहूँ कि कल से तू 11 12 तो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, तो एक बात बताना ईमानदारी से, क्या मुझे लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल मिला? अभी क्वालिफाई हुआ है वो, उसने अपनी एजुकेशन पूरी करी थी आज से 27 साल पहले। जब वो 23 साल का था तब अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका था, तब उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी बेटा। 27 साल में इकोनॉमी में कोई चेंजेस नहीं होते।
और क्या वो फ्रेश ब्लड है, क्या वो यंग ब्लड है 50 साल का आदमी, कह रहे ओल्ड ब्लड है, बात तो ठीक है। बाबू समझ में आ गई होगी शायद मेरी बात। बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज से मैं इसलिए जाता हूं ताकि मैं लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल ला सकूं एज वेल एज फ्रेश टैलेंट। याद करो कल मैं बात कर रहा था कैंपस रिक्रूटमेंट की। बाबू बिफोर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री आपके हाथ में जॉब होती है। बेटा आप परस्यू कर रहे थे बीए इकोनॉमिक्स और एमए इकोनॉमिक्स, लास्ट सेमेस्टर था 10th सेमेस्टर, अभी आपकी एज 23 साल है और ऑर्गेनाइजेशन आई, आपके टेस्ट कंडक्ट करे, इंटरव्यू कंडक्ट करे और आपकी डिग्री भी नहीं पूरी होने थी, आपको जॉब दी थी। अब मेरे एंगल से सोचना, मान लो मैं ही वो ऑर्गेनाइजेशन हूँ, क्या मैं एक लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सन लेके जा रहा हूँ या नहीं लेके जा रहा? आज बिल्कुल अभी पढ़ा लिखा आदमी लेके जा रहा हूँ जिसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आज ही पूरी की है। दूसरी बात, क्या मैं एक यंग ब्लड लेके जा रहा हूँ? यंग ब्लड का क्या फायदा, कल मैंने बताने की कोशिश की थी। और वो डबल एनर्जी से काम करेगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑरा बदल के रख देगा। कल बात करी थी ना कि प्राइवेट बैंक में चले जाओ तो बाबू क्या क्या नजर आएगा आपको, 25-30 साल के लड़के लड़कियां नजर आएंगे। इतने खतरनाक यंग ब्लड है बाबू, 9 बजे आ जाते हैं काम करने, 7-7 बजे तक काम करते हैं। इतना काम करने का पैशन होता है सही से। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है? पक्का से बाबू एक सेकेंड नंबर पर हेडिंग लिखी गई होगी, क्या लिखी गई है? वाइडर चॉइस, वाइडर चॉइस लिखी गई है। बेटा इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में मेरी तरफ देखते रहो बेटा, मैं कुछ बातें क्लियर की भी करता जा रहा हूँ, तब नहीं करूंगा। तो वो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में चॉइस नहीं होती। 9th-10th SST बढ़ाने वाला टीचर है, बस मेरी नजर में वही आदमी है जिसको मैं कह सकता हूँ 10 से 11 और 3 को पढ़ा, चॉइस है आपके पास। और अगर मेरे पास 11-12 इकोनॉमिक्स पढ़ाने की वैकेंसी है और मैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के रास्ते से चला जाऊं तो कितनी चॉइस है? बस एक बार ढंग से एडवर्टाइज तो कर लो इस वैकेंसी को, फिर देखना कितने टीचर आएंगे, 100 आ जाए एक ही शहर से। तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हमेशा एक बहुत बड़ी चॉइस होती है। यहाँ बेटा चॉइस नहीं होती है, मजबूरी होती है। या तो एक ही आदमी है, वो मजबूरी है, वो चॉइस नहीं है। ठीक है जी। और लास्ट हेडिंग इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को ना दो तरीके से लिख सकते हो, मैं दोनों रास्ते बता देता हूँ। मैं ये भी बता देता हूँ नोट्स में मैंने किस रास्ते से लिखा है। बेटा अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के रास्ते से चले जाते हो ना, तो कहीं ना आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ उस आदमी से कंपटीशन स्टार्ट कर देता है। अब मान लो वही बात है, 11th-12th एक टीचर बीएसटी पढ़ाता है, एक टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, ठीक है, अकाउंट्स का टीचर चलाता है। इकोनॉमिक्स वाले को लग रहा है मेरे फेयर चांसेस है, मुझे अकाउंट्स पढ़ाने को कहेंगे। बीएसटी वाले को लग रहा है मेरे फेयर चांसेस है, मुझे अकाउंट्स पढ़ाने को कहेंगे। आपने दोनों में से किसी को नहीं कहा, बाहर से एक स्टाफ लिया। अब क्या होता है, अब परेशानी शुरू। इको वाले को लगता है अच्छा मेरे को नहीं कहा ना, अब मैं इनको दिखाता हूँ पढ़ाते कैसे। वो कंपटीशन स्टार्ट कर देता है और ना वो सामने वाले को भी दिख जाता है कि तो यार मेरे से कंपटीशन कर रहे हैं। सेम बीएसटी वाला करता है। वो इस सारे गेम में ना मजे ऑर्गेनाइजेशन लेती है। आप आपस में कॉम्पीट करोगे, एक दूसरे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करोगे, ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करोगे, पहला ऑर्गेनाइजेशन का होता है। समझ में आ रही है बात? क्या है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट? ठीक है, एक यही बात मैंने नोट्स में भी लिखी है, पर आप इसको एक दूसरे एंगल से भी लिख सकते हो, वो दूसरा एंगल भी मैं समझा देता हूँ। अब वो आपने वैकेंसी को ढंग से एडवर्टाइज किया, एक अकाउंट्स का टीचर चाहिए, 50 ने अप्लाई किया। अब वो जो आदमी सेलेक्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, एक आदमी, और वो लंचेस घर चले जाएंगे, पहले मुझे बताओ वो एक आदमी कितना कॉम्पिटिटिव होगा जो वो लंचेस को पीछे छोड़कर आए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हुआ है। समझ में आ गई बेटा? ठीक है ना बात? इस एंगल से भी लिख सकते हो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सारी मेरिट यहाँ पे क्लियर हो गए? आ जाओ।
इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में बाबू इसकी मेरिट पढ़ना, एक मेरिट लिखी गई है सिंपल एंड इकोनॉमिकल, वो तो पढ़ानी अभी मैंने क्लियर करी। फर्स्ट नंबर पर मेरिट कौन सी लिखी गई है ये बताना, मोटिवेशन। इधर देखना, मेरी तरफ देखो, सामने क्लियर करता हूँ क्या है मोटिवेशन। पहले तो एक बात बताओ, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में मैंने दो मेथड पढ़े थे, वन इज ट्रांसफर, अदर वन इज प्रमोशन। मोटिवेशन पर्टिकुलरली किसकी मेरिट है बाबू, जाग जाओ थोड़ा नींद से। इंटरनल सोर्सेस में दो मेथड पढ़े थे ना, एक ट्रांसफर एक प्रमोशन। मोटिवेशन ट्रांसफर से होता है, प्रमोशन से। उस दिन बोला तो था साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमेशा प्रमोशन का है, ट्रांसफर से क्या मिला धनिया, डिपार्टमेंट ही तो बदला और तो कुछ नहीं बदला। ज्यादा मोटिवेशन हमेशा प्रमोशन देगा, पता है ना आपको बात बाबू। लेकिन मुझे स्पेसिफिक मेरिट तो बतानी है, मुझे तो सारे इंटरनल की मेरिट बतानी है। हाँ मोटिवेशन है पर दिमाग में रखना है ये सिर्फ प्रमोशन की मेरिट है। लेकिन एक मिनट सामने देखो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको बाबू। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वर्कर लेवल ऐसे ही होता है। मैंने बहुत बार इस डायग्राम की चर्चा की आपके साथ बाबू। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जॉब छोड़ गया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कभी भी ऐसा नहीं होगा इतनी बड़ी पोस्ट एक्सटर्नल सोर्सेज से फिल करेगा, ज्यादातर नहीं होता। यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर था, अच्छा खासा फाइनेंस की नॉलेज है, उठाकर इसको सीईओ बना दिया। अब ये पोस्ट खाली हो गई बाबू। यहाँ पर एक सुपरवाइजर था, इसको उठा के फाइनेंस मैनेजर बना दिया। अब ये पोस्ट खाली हो गई। एक वर्कर था 20 साल से काम कर रहा है, इसको उठा के सुपरवाइजर बना दिया। अब ये पोस्ट खाली होगी। वर्कर तो बहुत मिल जाएंगे, किसी को बिठा लो। यानी कि अ सिंगल प्रमोशन लीड्स टू द चेन ऑफ प्रमोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन यानी एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। 9th 10th एसएसटी बढ़ाने वाला टीचर कल से 11th 12th इको पढ़ाएगा। अब 9th 10th 6th 7th 8th एसएसटी बढ़ाने वाली टीचर कल से 9th 10th एसएसटी बढ़ाएगी। अब 6th 7th 8th जो 3rd 4th 5th पढ़ाती थी वो 6th 7th 8th 3rd 4th 5th इसकी बहुत टीचर है। छोटे लेवल पर आप एक्सटर्नल सोर्सेस को प्रेफरेंस देते हो, पर बड़े लेवल पर आप एक्सटर्नल सोर्सेस को नहीं, इंटरनल को प्रेफरेंस देते हो। समझ में आ रही बात? अच्छा एक बात बताओ, एक प्रमोशन की वजह से कितने प्रमोशन हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? 4 5 5 हो जाते हैं। सर कितना मोटिवेशन है आप ये तो समझो, कितने लोगों को मोटिवेशन इकट्ठे मिल रहा है। समझ में आ रहा है मोटिवेशन है? क्लियर? मोटिवेशन हो गया, सिंपल एंड इकोनॉमिकल हो गया। थर्ड हेडिंग पढ़ना, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। मेरी तरफ देखना बाबू, नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग कर दो हेडिंग का नाम। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग की जगह नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। बताता हूं इंडक्शन का मतलब क्या होता है। लिखा आपने? आओ सामने समझो बाबू। इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं है। ओरिएंटेशन याद है, स्टाफिंग का 4th स्टेप, वो देख पीछे कर। स्टाफिंग का 4th स्टेप याद है? ओरिएंटेशन, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्या होता था ओरिएंटेशन? मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय नया नया आया, उसको फैमिलियर करो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसको बताओ कि हमारे प्रमोटर कौन थे, क्या मिशन विजन है हमारे बिजनेस का, क्या बेटा हमारे रूल्स रेगुलेशन है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, आपको किससे ऑर्डर लेना है, किससे ऑर्डर रिसीव करना है। सर फैमिलियर करो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यही तो ओरिएंटेशन था बाबू। इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन में कोई अंतर नहीं है, उधर भाई सामने देख लीजिए बाबू। इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन में कोई अंतर नहीं है। अब बाबू हेडिंग है नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, नहीं तो देखना 9th 10th एसएसटी पढ़ाने वाला टीचर कल से 11th 12th इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। क्या मैं उसको कहूँ पहले तुझे फैमिलियर करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप तुझे बताता हूँ हमारे रूल्स रेगुलेशन क्या है। वो कहेगा 20 साल से इसी स्कूल में पढ़ा रहा है, मुझे सब पता है।
क्या उसको किसी ओरिएंटेशन की जरूरत है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट हेडिंग है ट्रांसफर फैसिलिटी, हेडिंग काट दो, नाम कर दो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऐसा मेरी हेडिंग दी हुई है, एनसीईआरटी की नहीं है, इसलिए मैं काट सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। हेडिंग कर दो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मुझे ले रही है, आओ जी समझते हैं इसका क्या मतलब है। मेरी तरफ देखना बाबू, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ना आज फर्स्ट ईयर है, ठीक है? आपने टारगेट लिया कि मैंने 60,000 यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो 60,000 यूनिट बनानी थी। फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत गलतियां होती हैं, पहले साल में आप कुछ नहीं जानते होते, तो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना 200 एम्प्लॉय रिक्रूट कर लिए कि 60,000 कॉमोडिटी बनानी है, एक आदमी 300 ही बना सकता है पूरे साल भर में, एक दिन में एक यूनिट ही बनाता है एवरेज, ठीक है? आपने वो 200 एम्प्लॉय रख दिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स में रख दिए 50, या सेल्स और मार्केटिंग का एक ही डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट 50 एम्प्लॉय और बाकी फर्दर डिपार्टमेंट में डाल दिया, कुछ अकाउंट्स में, कुछ फाइनेंस में, कुछ परचेज में, ठीक है? और वो जब आपने प्रोडक्ट बेचना शुरू करा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं आई, आपकी एक्सपेक्टेशन 60,000 की थी, प्रोडक्ट बने 20,000, बस 20,000, और 20,000 ही बिके। आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में खाली बैठे थे क्योंकि प्रोडक्शन था ही नहीं होता, पर आप एम्प्लॉय रख चुके थे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन 60,000 की थी, पर डिमांड ही नहीं आई तो आपने 20,000 की बनाई और वही बेची, ठीक है? समझ में आ रही सारी बात? तब तक पहला साल बहुत बुरा गया आपके लिए। अगले साल क्या करो? सब दो रास्ते, या तो उठा के इनको आधों को घर भेज दो, क्योंकि अगले साल भी आपकी एक्सपेक्टेशन अब 60,000 की नहीं होगी। तो पिछली बार 20 बिकी हैं, तो इस बार आप क्या है 30 के बारे में सोच रहे होंगे, अब 60 को ही नहीं सोच रहा होगा। पहले साल ही होती है ऐसी गलतियाँ, ठीक है जी? अब अगले साल आप क्या करोगे? उठाकर आपने कहा भाई प्रोडक्ट की डिमांड है, अब तो डिमांड क्रिएट करवानी पड़ेगी। आपने क्या करा? यहाँ पर 100 ही एम्प्लॉय रख लिए और बचे हुए 100 को ट्रांसफर कर दिया सेल्स और मार्केटिंग, कि आपका काम है गली गली जाओ, घर घर जाओ, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करो, लोगों को अवेयर कराओ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट आ रहा है। आप मार्केटिंग करोगे तो ही प्रोडक्ट बिकेगा, वरना बिकेगा ही। तो वो मेरे ट्रांसफर करने से क्या हुआ, जहां पर एम्प्लॉय सरप्लस में थे मैंने वहां से उस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को उठाया, और जहां एम्प्लॉय शॉर्टेज में थे वहां पर उठाकर पटक दिया। तो इस वजह से हुआ क्या बेटा, मेरे ह्यूमन रिसोर्सेस ऑप्टिमली यूज कर गए। तो ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये पर्टिकुलरली ट्रांसफर की मेरिट है, और मोटिवेशन पर्टिकुलरली प्रमोशन की मेरिट थी, पर मैं तो इंटरनल सोर्सेस की मेरिट पढ़ रहा हूँ, इसलिए दोनों चिपकाई हुई है इंटरनल। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोलना हो तो बाबू ये हेडिंग ट्रांसफर की है, मेरिट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से चारों मेरिट मैंने क्लियर कर दी बेटा, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, चारों में से कोई भी हेडिंग रिपीट करानी है पूछ लो। कुछ कराना है रिपीट? समझ आ रहा है रितेश, दिवेश? चलो आगे बढ़ाओ, फिर डीमेरिट्स की चर्चा शुरू। तो पहले डीमेरिट पढ़ना, स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड, यही है पहले हेडिंग। तो कहता है स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। इधर देखना, 9th 10th एसएसटी पढ़ाने वाला टीचर 50 साल का है, 11th 12th इको के टीचर की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा चल कल से तू पढ़ा। अगर बेटा मैं इंटरनल सोर्सेस के रास्ते से चला गया तो बाबू 10 साल के लिए फ्रेश टैलेंट फिर नहीं आ पाएगा। अगर एक्सटर्नल से जाऊंगा यंग ब्लड ही लेके आऊंगा, पर मैं गया ही नहीं, मैं इंटरनल के रास्ते से गया। अब क्या होगा सर, फ्रेश टैलेंट आ पाएगा, यंग ब्लड आ पाएगा,
10 साल के लिए रास्ते दरवाजे बंद, ये पहली डीमेरिट है। समझ आ गई बात? आगे बढ़ जाए। सेकेंड हेडिंग पढ़ना, एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक। इधर देखना, तो वो हेडिंग है एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब लेजी। बेटा अगर आप श्योर हो ना कि प्रमोशन आपका होना है, बस टाइम बाउंड है प्रमोशन, तो आप कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके खिलाओगे नहीं। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आज पता है क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या स्कूल है, जो डीन है उसके बाद वाइस डीन नहीं डीन बन जाता, मतलब जो प्रिंसिपल है उसके जाते वाइस प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल बनना है, फिक्स नहीं है। ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आज भी यही चलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में यही चलता है। एक बात बताओ, अगर वाइस प्रिंसिपल श्योर है कि बस प्रिंसिपल के जाने की इंतजार है, जिस दिन जाएगा मैं प्रिंसिपल वो काम करेगा, बस सीरियसली बताओ, अगर वो श्योर है ना कि बस प्रमोशन तो मेरा ही होना है, बस प्रमोशन इज टाइम बाउंड, ये नहीं पता कि कौन सा वक्त हो जाए, कौन सा दिन जा रहा है, या तो ये अल्लाह को प्यार हो जाए तो मेरा प्रमोशन हो जाए, या 60 साल ये पूरे करे फटाफट से निकले तो मेरा प्रमोशन हो जाए। तो सर वाइस प्रिंसिपल है ना, उस दिन तक काम करना ही नहीं। अगर 2 साल पड़े हैं ना उसके प्रमोशन में, तो 2 साल बस वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, शक्ल देख के आ जाएगा, वो तो इंतजार कर रहा है कहाँ मैं बैठूँ उस गद्दी पे। सर इस मामले में ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छी होती है, जहाँ प्रमोशन टाइम बाउंड नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, परफॉर्म कर रहे हो ले लो प्रमोशन। हाँ, हर आदमी पागलों की तरह मेहनत करता है। जहाँ बेटा फिक्स होता है ना प्रमोशन, हाँ जी इंटरनल सोर्सेज से ही होना है, बस अगले वाइस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल करना है, सर वो खिला नहीं सकता कभी ऑर्गेनाइजेशन, वो लेजी रहेगा, वो लेथार्जिक रहेगा। क्लियर है ना? ठीक है ना? चलो जी बढ़ाओ बात को आगे। थर्ड हेडिंग क्या लिखी गई है? नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइजेस। मुझे बताने की जरूरत है? बाबू कहता है नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल सोर्सेस नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। आज मैं नया स्कूल खड़ा कर रहा हूँ, बताओ किसका ट्रांसफर करूँ, किसका प्रमोशन करूँ? कोई आदमी है? तो बाबू अगर नई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही रास्ता, एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, लास्ट हेडिंग पढ़ो। हेडिंग लिखी गई है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। इधर देखना बाबू, आपको शायद फ्योल का 12th प्रिंसिपल भी याद आ जाए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। बाबू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, जब मैं बात करता हूं ना यहाँ ट्रांसफर और प्रमोशन की इंटरनल सोर्सेस में, तो मैं कभी भी बात नहीं कर रहा हूँ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, और फ्यूल भी नहीं कहता। बाबू अगर हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करें तो उससे क्या होगा? इट रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपने बोला कि आप इंटरनल सोर्सेज एक मेथड यूज कर सकते हो ट्रांसफर, और वो ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर सब समझते हैं, जिन्होंने पहला चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा सुन लो एक बार। आज एम्प्लॉई आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 2 महीने काम करा बेचारे ने, वेस्टेज करी अभी तो, आज पहली यूनिट ठीक बनाई, आपने उससे कहा छोड़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहा कल से तो सेल्स में, उसे सेल्स में गए, बेचारे ने 2 महीने में सेल्स में काम किया, अभी तो सीखा ही था कैसे बात करते हैं, कैसे सेल्स जनरेट करते हैं। अब ना छोट पे कहा अब फाइनेंस में चल, फाइनेंस में कुछ आया, 2 महीने में बेचारे ने फाइनेंस कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे सस्ते और फाइनेंस ढूंढते हैं, ये समझा। आप ना छोट मार्केटिंग में आ जाए। सर जब आप ट्रांसफर की बात करते हो तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की कोई बात नहीं हो रही यहाँ, और अगर आपने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर किया क्या होगा? वेस्टेज ही वेस्टेज। एम्प्लॉई एक भी काम नहीं सीख पाया और ऑर्गेनाइजेशन उसको 8-10 महीने की सैलरी दे चुकी है। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पैसे की बर्बादी है, उसके समय की बर्बादी हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए बाबू। रिक्रूटमेंट टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया, एक टॉपिक शुरू करके जाऊंगा मैंने पहले ही बता दिया था कैसे फिनिश होगा, 3 दिन पहले ही बता दिए थे आपको एडवांस में। बाबू एक टॉपिक है नेक्स्ट सिलेक्शन, ये टॉपिक मुझे शुरू कर दिया, ठीक है? मेरी तरफ देखना बाबू, एक ही टॉपिक है सिलेक्शन में मेरे पास,
टॉपिक का नाम है सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये टॉपिक ना बड़ा यूनिक है और पेपर में आता जरूर है। यहाँ से कुछ यूनिक क्यों है मैं ये बता देता हूँ, नहीं तो देखो अब हम ना आगे बढ़कर प्लानिंग एक चैप्टर करेंगे। आपको याद है पोस्ट ईसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब वो प्लानिंग का प्रोसेस मेरे कोर्स में हम ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग का आप मुझसे पढ़ चुके हो, ठीक है ना, कंट्रोलिंग का भी पढ़ोगे। यानी कि मैनेजमेंट के जितने फंक्शन है उनका सबका कोई ना कोई प्रोसेस है। ये ना मैनेजमेंट का फंक्शन भी नहीं है और इसका प्रोसेस भी मेरे कोर्स में। देखो प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग का पढ़ चुके हो। ये कोई मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये कोई पोस्ट इसी में से है नहीं, पर इसका मेरे कोर्स में प्रोसेस है। तो ये एक यूनिक टॉपिक है और आता यहाँ से कुछ ना कुछ पक्का। ठीक है जी, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं सिलेक्शन कैसे करता हूँ। और सर प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, एक भी हेडिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकता, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ना है। ठीक है जी, लो समझना बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। मेरी तरफ देखना, मान लो बेटा आप एक बैंक हो और आपके पास वैकेंसी है 5,000, ठीक है, 5,000 लोगों की जरूरत है। ठीक है, आपने क्या करा, एक न्यूज़पेपर ऐड दिया कि आपको 5,000 लोगों की जरूरत है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आपने ना बेसिक क्वालिफिकेशन बता दी कि आपको कितनी चाहिए। बैंक में 5,000 एम्प्लॉय की जरूरत है, न्यूज़पेपर ऐड करा, मैगजीन्स ऐड करा, अपनी वेबसाइट पे ऐड करा, 5,000 लोगों की जरूरत है, ये क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, आपको पता है हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान में लोग कहते हैं किस्मत आजमाओ। एक आदमी है बीकॉम सेकेंड ईयर पास है, थर्ड ईयर अभी परस्यू कर रहा है, पूरा ग्रेजुएट नहीं हुआ, उसको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, उसने कहा कोई नहीं अप्लाई करके देखें, क्या पता किस्मत काम कर से, ऐसे करते हैं हिंदुस्तान में लोग। तो वो बड़ी सारी एप्लीकेशन आई, बहुत एप्लीकेशन आई। ठीक है जी, सिलेक्शन का पहला स्टेप पता है क्या बोलता है, इस हेडिंग का नाम है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या नाम है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये स्टेप बोलता है कि जो लोग बेसिक क्राइटेरिया हो जो भी पूरा नहीं कर पाए, सबसे पहले उठाकर इनको बाहर कर दो। यानी कि अगर मैं बोलूँ 20,000 एप्लीकेशन आई, जिसमें से 2,500 लोग ऐसे हैं जो या तो ग्रेजुएट नहीं है, या बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नहीं है, या ग्रेजुएट इन कॉमर्स नहीं है, बीएससी कर रखी है, मुझे चाहिए बीकॉम बीबीए, कॉमर्स साइड से ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, क्या करूँ, सबसे पहले इनकी एप्लीकेशन फाड़ूंगा और डस्टबिन में डालूंगा। अगला स्टेप इनसे परफॉर्म ही नहीं होगा, 2,500 खत्म, ये लाइन से बाहर हो गए, इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। समझ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है, जो इंसान बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही नहीं पूरा कर पाया पहले वो बाहर होगा। और यही एग्जांपल अगर मैं ऐसे दूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, मुझे अकाउंट्स पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, मैंने जब न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो मैंने बताया कि वो अकाउंट्स पढ़ाने वाला टीचर कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैंने लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, एमकॉम पास होना चाहिए, प्लस बीएड प्लस एमएड, प्लस उसको टीचिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 ईयर। ठीक है, अब एक आदमी एमकॉम है, बीएड है, एमएड नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी बेटा 5 साल, उसने अप्लाई किया। एक आदमी ऐसा है एमकॉम है, बीएड है, एमएड है, टीचिंग एक्सपीरियंस या फ्रेशर है, इसने भी अप्लाई करा, क्या करूं, इन दोनों की एप्लीकेशन फाड़ के साइड कर दो, क्योंकि जो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब है वही पूरा नहीं हुआ, आगे की तो बात ही नहीं है। तो वो ये जो बातें हैं ना किस्मत आजमाने वाली,
कि प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल हो के हम कर लेते हैं, किस्मत होने वाले लोग, प्रैक्टिकल बात नहीं। समझ में आएगा? सिलेक्शन शुरू हो गया, कल खत्म हो जाएगा। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।